प्रशासन पर यदि गठबंधन दांव लगाता है तो क्या चुनाव हिंदू मुस्लिम पर जा सकता है? विकास के मुद्दे पर कभी चुनाव होता नहीं, ना महंगाई के मुद्दे पे होता है। अगर ऐसा होता ना तो हर बार नतीजे कुछ और होते। मनीष चौहान भी जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि मनीष चौहान का कोई राजनीतिक करियर अभी ऐसा नहीं है। सहारनपुर में अब तक राघव लखनपाल शर्मा जो है वो मतलब अभी तक मिस्टर भरोसेमंद हैं, लेकिन सुरेश राणा का भी नाम चल रहा है। और प्रदीप चौधरी भी 3 बार के विधायक हैं, उनके फादर 3 बार के MLA रहे। प्रदीप चौधरी बड़े नेता है, तो हाजी फजल रहमान कहेंगे नहीं हमें सहारनपुर से टिकट दिया जाना चाहिए। उस दशा में माजिद लड़ेंगे, लेकिन माजिद का देखिए पिछड़ी बिरादरी के 2 नेता तेली समाज से आसू मलिक हैं जो देहात से विधायक हैं। मुझे तो बड़ा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कहीं 1-2 सीट पे ही न सिमट जाए। कांग्रेस में आपस में जो सिर्फ उटौल है या जो पुराने नेता हैं आउट ऑफ डेट वो हटने नहीं चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल ने आज एक ऐसा लेख लिखा है जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है और कई लोगों की तो धड़कनें भी बढ़ गई हैं। अवनिंद्र कमल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। आज तो आपने कई लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वो लेख मैंने आपका पढ़ा है जिसमें आपने लिखा है कि वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी कुछ जगहों पर सिटिंग सांसदों के टिकट बदल सकती है। ये आपने संकेत दिए हैं जी। हाँ, इसके पीछे देखिए ये कोई अनायास नहीं है, ना तो हवा हवाई है, और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि अभी जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। नया प्रयोग इन द सेंस कि कुल 18 सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया, जिसमें 12 से ज़्यादा लोग चुनाव जीत भी गए। तो अब पार्टी अंदर खाने जो है वो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मंगा रही है। ख़ास तौर पर वो सांसद जो 75 साल की आयु पूरा करने जा रहे हैं या जो लगातार दूसरी बार चुने गए, जिनका कार्यकाल 10 साल का हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि जो 10 साल लगातार आप सांसद हैं या मंत्री हैं तो जनता का रुख क्या है आपके प्रति। अब जैसे सूचना ये मिल रही कि रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद से टिकट नहीं दिया जाएगा। एक तो उनके बेटे समाजवादी पार्टी में चले गए थे, दूसरे वो 75 साल की एज पूरा करने जा रही हैं। तो उधर भी मतलब पूर्वांचल में भी कई सीटों पर परिवर्तन होगा, बदलाव किया जा सकता है। और पश्चिम में ख़ास तौर से इसकी संभावना बढ़ रही है कि यहाँ योगी सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा में जाने को इंटरेस्टेड हैं और उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जैसे कि धौरहरा सीट पर जितिन प्रसाद को लड़ाई जाने की संभावना है, और इधर अगर आप आ जाएं तो मथुरा सीट पे हेमा मालिनी की जगह हो सकता है कि इस बार किसी और को उतार दिया जाए। चौधरी लक्ष्मी नारायण जो मंत्री हैं वो इच्छुक बताए जाते हैं। अब संजीव बालियान को 10 साल हो जाएगा, दोनों बार मंत्री हैं, और अजीत सिंह को पिछली बार उन्होंने हराया था, तो उनकी थोड़ा कम संभावना है। लेकिन बागपत सीट पर जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह तो दूसरी बार चुने गए, पिछली बार मंत्री भी रहे, उनकी भी एज लगभग, तो वहाँ भी चेंज होने की संभावना है। और कैराना सीट पर भी संभावना बनती है। सहारनपुर में अब तक राघव लखनपाल शर्मा जो है वो मतलब मैंने लिखा है कि अभी तक मिस्टर भरोसेमंद हैं, लेकिन सुरेश राणा का भी नाम चल रहा है कि वो भी इच्छुक हो सकते हैं। हालांकि गुजरों ठाकुर वाला जो प्रकरण था पिछले इंटरव्यू मैंने बताया था, तो थोड़ा सा यहाँ अभी तक राघव का ही मामला पलड़ा भारी बताया जा रहा है। कैराना को लेकर के है। और आपका मेरठ में आप देखिए तो राजेंद्र अग्रवाल, वो उनका 10 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे जनरल BK सिंह का गाज़ियाबाद में, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर में, महेश शर्मा भी दूसरी बार सांसद हैं, उनको भी लेकर जो अंदर खाने तमाम विरोध वगैरह रहा है। बुलंदशहर में भोला सिंह, तो भोला सिंह को भी 10वां साल हो जाएगा पूरा, और वहाँ भी कतर में चल रही है। तो इस तरह से कई सीटों पर नेतृत्व जो है वो परिवर्तन कर सकता है। इसके संकेत अभी से मिल रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड मंगाया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कैराना लोकसभा का जिक्र किया, तो प्रदीप चौधरी वहाँ से सांसद हैं, तो उन्हें तो अभी बस केवल 5 साल हुए हैं, तो आपने उसके भी संकेत कर दिए हैं, तो उसके पीछे आपको क्या वजह नज़र आ रही है? देखिए प्रदीप चौधरी जो है वो असल में कैराना सीट का, एक तो कैराना बड़ा वैसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से लेकर के पलायन तमाम सारे मुद्दे गर्म हुए थे,
और सन 2014 में बाबू हुकुम सिंह जो अब स्वर्गीय हैं, नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने फतह किया था। और प्रदीप चौधरी भी 3 बार के विधायक हैं, उनके फादर 3 बार के एमएलए रहे। प्रदीप चौधरी बड़े नेता हैं और पिछली बार वो कहा जा रहा था कि ये तो कैराना में जाकर के बड़ी टक्कर होगी, लेकिन चुनाव प्रदीप चौधरी जीते हैं और प्रदीप चौधरी निर्विवाद नेता है। लेकिन यहाँ की दावेदारी के लिए शौकेंद्र तोमर का भी नाम, जो मंत्री हैं योगी सरकार में, तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि तोमर साहब भी लोकसभा जाने के इच्छुक है और चूँकि गुज्जर बिरादरी से हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर उनको उतारा जाए। मतलब दावेदारी में 2-3 लोग हैं। मनीष चौहान का भी नाम आ रहा है, जो बीरेंद्र सिंह कांडला 7 बार के एमएलए एमएलसी पूर्व मंत्री रहे, कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके बेटे मनीष चौहान भी जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि मनीष चौहान का कोई राजनीतिक करियर अभी ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब प्रदीप चौधरी का भी एक तरह से सिंहासन डोल रहा है। नहीं, सिंहासन डोल नहीं रहा, लेकिन अब टिकट में तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी सिंहासन डोल सकता है। अब सिंहासन तो बड़े बड़ों को डोल गया। आप देखिए उत्तर राजस्थान में वसुंधरा राजे का सिंहासन डोल गया। शिवराज सिंह चौहान 17 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका सिंहासन डोल गया। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उनका सिंहासन डोल गया। तो टिकट कट जाना या मैदान में न उतारा जाना वो है पार्टी की नीतियों में शामिल है। मुझे लगता है कि ऐसा होगा और पूर्वांचल में भी होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी मौका दे। विधायकों का तो नहीं लगता, क्योंकि इतना कोई बड़ा प्रभावशाली नहीं जो लोकसभा चुनाव में जा कर के। लेकिन मंत्री की जहाँ तक बात है, मैं वेस्ट यूपी में सोमेंद्र तोमर जी का नाम है। और विधायकों में सहारनपुर से तो मुझे नहीं लगता कि किसी को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और ना कोई लड़ने के इच्छुक होगा। लोकसभा चुनाव एक अजीब तरह का, और उसमें अभी जो जैसे कीरत सिंह तो चलो दूसरी बार एमएलए है, मुकेश चौधरी जी पहली बार एमएलए चुने गए हैं, और कोई ऐसा चेहरा नहीं है। जैसे राजू गुम्बर है तो मतलब सदर से हैं, एक दूसरा समीकरण है लोकसभा चुनाव के लिए, तो उनका भी नाम नहीं है। मतलब यहाँ पर सहारनपुर लोकसभा सीट पर राघव लखनपाल शर्मा और सुरेश राणा के बीच पेंच फंस सकता है। नहीं, देखो पेंच का तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब जैसे अगर 2-3 नामों पर विचार होगा तो लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह भी हैं। जाति समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखना है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछली बार कई सीटें इनको हारनी पड़ी, जैसे बिजनौर है, नगीना है और उधर अमरोहा की सीटें हैं। हालांकि तो पूरा गौतम बुद्ध नगर से इधर तक साफ कर दिया था बीजेपी ने। तो बीजेपी जैसा कि दावा कर रही है कि हमें 80 में 80 सीटें जीतनी हैं, तो उसके लिए हर जगह ठोक बजाकर खासतौर से जाति समीकरणों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से माजिद अली को प्रभारी बनाया है, तो उनके प्रभारी बनने के बाद मतलब किस तरीके के समीकरण सहारनपुर में बन सकते हैं? मतलब किसके पाले में गेंद जा सकती है और कौन एक तरह से आउट हो सकता है? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, वहाँ टिकट को लाना और उसे हासिल करना उसकी सबको पता है। और अभी तक बसपा जो है वो गठबंधन में शामिल होने का कोई मतलब मंशा जाहिर नहीं की है, नकारा ही है एक तरह से। तो जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, अगर उसके सांसद जो है हाजी फजल रहमान, अभी तक माजिद अली को प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन अगर ये हाजी फजल रहमान सपा में नहीं जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का जो सिस्टम है, मुझे लगता है कि हो सकता है हाजी फजल रहमान को ही बसपा चुनाव लड़ा दिया जाए, और अगर वो बसपा से नहीं लड़ते हैं, साइकिल की सवारी कर लेते हैं, निकट भविष्य में गठबंधन रहता है, तो हाजी फजल रहमान यहाँ के लिए दावेदारी करेंगे। मान कांग्रेस का गठबंधन सपा का होता है अभी तक जैसा है, और ये कायम रहता है, रालो साथ ही है, तो हाजी फजल रहमान कहेंगे नहीं, हमें सहारनपुर से टिकट दिया जाना चाहिए। उस दशा में माजिद लड़ेंगे। लेकिन माजिद का देखिए, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, और माजिद का जिला स्तर पर मतलब कोई बड़ा वैसा प्रभावमंडल नहीं है अभी तक, या राजनीतिक रसूख हो कोई ऐसा। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ेगी। जिस तरीके से आसू मलिक
कई बार देखे गए हैं, हाजी फजलुर रहमान के साथ घूमते हुए दिखाई दिए हैं। तो मतलब क्या ये इमरान मसूद को रोकने की एक तरह से तैयारी है कि हाजी फजलुर रहमान को समाजवादी की तरफ से प्रस्तुत कर दिया जाए कि ये चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहाँ जो है अब जो मुस्लिमों के नए चेहरे उभर करके आए हैं, उसमें से पिछड़ी बिरादरी के 2 नेता तेली समाज से आसू मलिक हैं जो देहात से विधायक हैं, और कुरैशी बिरादरी से हैं हाजी फजलुर रहमान। लेकिन पसमानदा समाज का भी कोई उतनी जागरूकता उन लोगों में नहीं है। अब जहाँ तक इमरान मसूद की बात है, इमरान मसूद कई दलों से होते हुए फिर वापस कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं। तो गठबंधन की दशा में भी मुझे नहीं लग रहा है इस बार की बहुत कोई अच्छा गुल खिला पाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले। तो इन दोनों नेताओं को जहाँ तक सवाल है, ये तो इमरान की काट कर ही रहे हैं, और इमरान के पास अब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुत मतलब मजबूत स्थिति में हो। बसपा का आप देख ही रहे हैं, जनाधार से छिटक चुकी हुई है। समाजवादी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे पहले के लोकसभा चुनाव में केवल 5-5 सीटें मिली हैं उसको। तो मुझे तो बड़ा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कहीं 1-2 सीट पे ही न सिमट जाए। बहुत तगड़ी घेराबंदी है। मतलब इन तीनों की लड़ाई में जो फायदा होगा यहाँ सहारनपुर लोकसभा सीट पर, वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। यही नहीं, पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि मुस्लिम मतों का बिखराव होगा। बसपा अकेले लड़ेगी तो हर जगह ऐसे कैंडिडेट खड़े करेगी जो सपा को हरा दें, उसी का फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को। और वैसे भी अभी जो माहौल बनने जा रहा है, ये रामलला का मंदिर अयोध्या में, उस देखिए आप कितना बड़ा उसको इवेंट बना दिया गया है। उसमें मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली से लेकर हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं। तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपना एक देशव्यापी माहौल तैयार करेगी। तो उसमें जो छोटे राज्य हैं, जैसे अभी मिजोरम में, चलो वहाँ बीजेपी का जनाधार, त्रिपुरा, असम, ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, मणिपुर, तो यहाँ भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल में भी और दिल्ली, तो जो बड़े बड़े राज्य हैं उसको टारगेट किया है बीजेपी ने। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जी, मतलब विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा या वही हिंदू मुस्लिम वाला फार्मूला अपनाया जाएगा? देखिए, सच्चाई है ये है कि विकास के मुद्दे पर कभी चुनाव होता नहीं, ना महंगाई के मुद्दे पे होता है। अगर ऐसा होता ना तो हर बार नतीजे कुछ और होते। 2014 के बाद कहा गया कि साहब नोटबंदी हो गई और ये हो गया, रुपया गिर गया, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा ही नहीं, तमाम जो सर्वे आए उसमें। और फिर देखिए 2019 में रिपीट हो गए। अभी इंडिया टुडे ने शायद एक सर्वे किया है या किसी मैगजीन में मैंने पढ़ा था, तो मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा ही नहीं, 50% से ऊपर है। अब ये सब सारे लोग, कांग्रेस की दरअसल क्या है, विपक्ष की मजबूती है ही नहीं। कांग्रेस में आपस में जो सिर्फ उटौल है या जो पुराने नेता हैं आउट ऑफ डेट, वो हटने नहीं चाहते हैं, चाहे अशोक गहलोत हों, दिग्विजय सिंह हों, और ना इनके नेतृत्व में इतना मादा है कि इनको किनारे किया जा सके। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे नाम फाइनल की और मुख्यमंत्री बना दिया। कोई आवाज़ उठी? वो अशोक गहलोत को रिप्लेस करना चाह रहे थे, उन्होंने बगावत की मुद्रा अपना ली थी चुनाव से पहले, कि उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए खड़गे की जगह, उन्होंने मना कर दिया। सचिन पायलट वहाँ लोकप्रिय हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी इसके पहले। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे ग्वालियर बेल्ट में, वो जो गुना से लेकर के ग्वालियर और तमाम जो क्षेत्र है वहाँ सब भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। और कमलनाथ जी पे तो ये आरोप है कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिला दिया जिनकी पराजय तय थी। तो ये सब इन्हीं अपनी अंदरूनी कारणों से ना कांग्रेस की दुर्गति हुई है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कैराना लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर इकरा हसन की भी बड़ी दावेदारी है और उधर चौधरी इंदर सेन की भी बहुत मजबूत दावेदारी है। तो इन दोनों में से आपको किसका पलड़ा भारी नज़र आता है? देखिए, दोनों जो घराने हैं, दोनों राजनीतिक घराने हैं, रसूखदार घराने हैं। जहाँ तक इकरा हसन की बात है, उनकी मदर सांसद रहीं, उनके फादर एमएलए रहे, एमपी रहे, और उनके दादा अख्तर हसन वो भी बड़े लीडर रहे, उनके भाई नाहिद हसन। इसी तरह से आप देखिए यहाँ तो गंगोह में जो चौधरी यशपाल जी का परिवार है,
चौधरी खुद कई बार एमएलए रहे, एमपी रहे और मंत्री रहे, गन्ना मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो यह परिवार भी बड़ा सुखदार है। और बात है कि 2-3 चुनाव लगातार इंद्रसेन हार गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि गुर्जर बिरादरी से हैं और ये गंगोह नकुड़ विधानसभा क्षेत्र पड़ता ही है जहाँ इन लोगों का प्रभाव है, और वहाँ की गुर्जर बिरादरी, जब प्रदीप चौधरी वहाँ से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं और जीत गए, तो सपा कांग्रेस गठबंधन में ऐसा हो सकता है कि इंद्रसेन को वहाँ से लड़ाया जा सके। इंद्रसेन भी मतलब अच्छा चुनाव लड़ेंगे, हार जीत तो बात की बात है। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने अभी हिंदू मुस्लिम की बात की, तो इकरा हसन पर यदि गठबंधन दांव लगाता है तो क्या चुनाव हिंदू मुस्लिम पर जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। अगर ऐसा होगा तो जैसे यहाँ इमरान मसूद लड़ते हैं तो चुनाव बिल्कुल हिंदू मुस्लिम हो जाता है। वैसे जब इकरा को वहाँ मैदान में उतारा जाएगा तो बाजी वो पलटने की संभावना रहेगी। हिंदू मुस्लिम चुनाव बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो होकर रहेगा, मतों का ध्रुवीकरण हो जाएगा। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।